पूरे देश में बहुजनों की जो हालत है, जो शोषण है, उसको देखकर कुछ लोगों के मन में रोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने विद्रोह किया और उस विद्रोह के नाम को आज कई दशकों के बाद हम भीम सेना के नाम से जानते हैं। उस विद्रोह को भीम सेना ने कैसे भारत के और भारत के बाहर के पटल पर पहुंचाया है, उसकी यात्रा का भी हम सुनेंगे, समझेंगे कि भीम सेना की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों बनी, क्या उसकी उपलब्धियां हैं, किस तरह के उसके कार्य हैं और क्यों राजनीति में उसने अपने कदम रखे। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। मेरे साथ भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर साल्वे साहब हैं। कोई नया चेहरा नहीं है समता आवाज़ के लिए, इससे पहले भी हमने बहुत सारी खबरें भीम सेना के लिए आपको दिखाई हैं। साल्वे सर, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्ते। जय भीम। जय भीम। सर, भीम सेना बनाई आपने। भीम सेना गर्म दल के नाम से जानी जाती है क्योंकि समाज के अंदर उत्पीड़न, शोषण की जब खबरें आती हैं तो भीम सेना वहाँ पर पहुँचती है, भीम सेना के सैनिक वहाँ पर पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को झुकने पर मजबूर कर देते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, FIR दर्ज की जाए, उनको न्याय दिलाया जाए। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपने शुरू किया? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि भीम सेना की स्थापना नागपुर के दीक्षा भूमि से हुई और ये संगठन के रूप में पहले हम लोग काम करते थे। गौर गरीबों को न्याय दिलाना, अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम लोग लड़ते थे और ये संगठन व्यापक मोड़ पे आ गया, यानी व्यापक हो गया था और इसमें लाखों लोग संगठन में जुड़ गए थे। जी। फिर हम जैसे हमारा संगठन व्यापक हो गया था, उसके बाद हमें ऐसा लगा कि हम अगर जो मेहनत कर रहे हैं बैनर के तले और भीम सेना के माध्यम से, तो इसमें कहीं तो भी रूपांतर राजनीति में होना चाहिए। तो फिर हमने इसकी राजनीति की शुरुआत की। दिल्ली में जो रजिस्ट्रेशन होता है चुनाव आयोग से, वो चुनाव आयोग ने हमें बड़ी तकलीफ़ दी। हमारे भीम सेना के नाम को उन्हें नकारा। हम फिर उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। मतलब राजनीतिक संगठन भी भीम सेना के नाम से? भीम सेना के नाम से राजनीतिक संगठन है। और फिर हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहाँ से हमने जीत के इस नाम को हासिल किया। तो एक नाम हासिल करने के लिए हमें 7 साल लगे। तो अगर एक नाम के लिए हमें 7 साल लगे और इस व्यवस्था से हमें लड़ना पड़ा, तो अभी और हमारी लड़ाई आगे है। तो अभी पता नहीं हमें और कितना लड़ना होगा। तो क्या किस तरीके से भीम सेना काम करती है पूरे देश में? देखो, हमारा पहला और अंतिम उद्देश्य यही है कि हम प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हम इस देश में प्रबुद्ध भारत, बुद्ध के जो विचार है, बुद्ध का जो ज्ञान है, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और वो नागपुर में नहीं, पूरे इंडिया में हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। तो जब हम प्रबुद्ध भारत की बात करते हैं तो ये मिशन कोई छोटा मोटा नहीं है और ये मिशन आसमान को छूने जैसा मिशन है। तो इस मिशन को कामयाब करने के लिए हमने सबसे पहले बौद्ध बनते भिक्षुओं की एक टीम बनाई है और उनको हमने एक संघ बनाने का, हमने भीम सेना के माध्यम से एक संघ बनाने का हमने निर्णय किया और बौद्ध बनते भिक्षुओं के उनके अधिकार के लिए हम लोग सबसे पहले लड़ने की बात कर रहे हैं। और हमने नागपुर में बौद्ध भिक्षु बनते को आर्थिक अनुदान मिलना चाहिए 1 लाख रुपए का, उनको निवास स्थान के लिए 3 लाख रुपए मिलना चाहिए, रेलवे में 50% आरक्षण मिलना चाहिए ट्रेन और रेलवे में। तो हम जब तक बनते भिक्षुओं के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे तो बनते भिक्षु हमारे संगठन पे और हमारी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए हमने नागपुर में, महाराष्ट्र में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया है, जो ऐसे बौद्ध बनते भिक्षुओं को न्याय मिलना चाहिए, उनका अधिकार मिलना चाहिए। जैसा अधिकार दिल्ली में जो गवर्नमेंट ने दिए कि वहाँ के पंडितों को 30,000 रुपये महीना मिलता है, उसी तरीके से हम लोगों ने नागपुर में हमारे बनते जी लोगों के लिए 10,000 रुपये की मांग की है और ये मांग बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। और जिससे हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं का आंदोलन कर रहे हैं, इससे पूरे नागपुर के और विदर्भ के और पूरे महाराष्ट्र के बौद्ध बनते भिक्षु हमारे संगठन से जुड़ गए। उन्हें रजिस्ट्रेशन किए और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जिन बौद्ध बनते भिक्षुओं ने रजिस्ट्रेशन किया है, उनको उनकी लिस्ट बना के हम लोग ये गवर्नमेंट के सामने देने वाले। तो किस तरह की परेशानियाँ प्रबुद्ध भारत निर्माण में आपको फेस करनी पड़ रही है? नहीं, फेस तो तकलीफ तो नहीं होती है, परंतु तकलीफ जहाँ आती है कि जहाँ हमारे लोग बिखरे हुए लोग हैं। अगर हमारे लोगों को यूनाइटेड करना है तो तरह तरह के सवाल जवाब होते हैं और तरह तरह के जो सवाल जवाब करते हैं वो लोग यानी बुद्धिस्ट नहीं होते हैं और बुद्धिस्ट लोग सवाल जवाब नहीं करते, पर गैर बुद्धिस्ट लोग हैं उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। गैर बुद्धिस्ट वो लोग होते हैं जो बाबा साहब का भी नाम लेते हैं और घर में देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो इन लोगों का सामना करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने तो पिछली बार दिल्ली में जब हम थे चुनावी यात्रा में, तो आपका भी प्रचार प्रसार किया था हम लोगों ने, तो आपने चुनाव भी लड़ा था।
उसका उसका क्या मतलब कितना सकारात्मक रिजल्ट रहा? देखो, दिल्ली में सबसे पहले तो मैंने 2016 में वहाँ पर एक धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया था रामलीला मैदान में, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि भीमसेना का उद्देश्य अंत में और पहला भी, यानी पहला और अंत उद्देश्य यही है कि हमें प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना। जी। हम लोग प्रबुद्ध भारत के लिए काम करते। हमारी पार्टी बनने के पहले 2000, हमारी पार्टी तो 2023 में बनी, पर 2016 में मैंने रामलीला मैदान में भव्य धम्म दीक्षा कार्यक्रम किया था, जो न दिल्ली के वासियों को पता है। जी। तो उसी आधार पे मैं दिल्ली में जो चुनाव लड़ा वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमारे उम्मीदवार खड़े किए, पर मैंने अपने मैनिफेस्टो में मैंने यही बात समाज के सामने रखा है कि मुझे आप लोग वोट प्रबुद्ध भारत के लिए दिया जाए, क्योंकि मैं पूरे भारत में प्रबुद्ध भारत का मिशन आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं तथागत गौतम बुद्ध के विचार लोगों के घर तक लेके जाना चाहता हूँ। तो मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य को मैं पूरा करना चाहता हूँ। राजनीति पार्टी मेरी सिर्फ प्रबुद्ध भारत को उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने राजनीति पार्टी बनाई। और राजनीति पार्टी इसलिए बनाई कि जब हम बुद्धिस्ट का काम करते हैं, जब हमारे साथ में बुद्धिस्ट वर्ग जुड़ता है, तो हम लोग गैर बुद्धिस्ट को वोट कैसे देंगे? आज गैर बुद्धिस्ट के पार्टियां ज्यादा पैमाने पे पार्टियां है। आपने देखा होंगे बाबा साहब का नाम लेते, बाबा साहब की विचारधारा के नाम लेते, परंतु वो बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं करते और बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं करते। जितने भी राजनीति दल के लोग हैं, मैं उनसे यही बात करता हूँ कि आप एक बार बाबा साहब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाएं, जो 22 प्रतिज्ञा अपने पार्टी के स्टेज के ऊपर से लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दे। आप जिस दिन ये कारवा आगे लेके जाएंगे तो मैं 100% आप लोगों के साथ खड़े हो जाऊंगा। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीति पार्टी के लोग बाबा साहब ने दी हुई पहली प्रतिज्ञा भी नहीं बोल सकते। पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा, ना ही उसकी कभी पूजा करूंगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई राजनीति दल का व्यक्ति अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये बात करता है, मैं उनको खुला चैलेंज देता हूँ। परंतु ये बाबा साहब के नाम पे हमें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं हमारे समाज को कि बाबा साहब के हम विचारधारा है, बाबा साहब ने हमने ऐसा किया। पर बाबा साहब ने बुद्धिज्म दिया, उसके बारे में ये लोग कभी बात नहीं करते। तो आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी उन लोगों से ये बात पूछना चाहिए कि आपके संगठन में कितने बुद्धिस्ट लोग हैं। आप बुद्धिस्ट विचारधारा को मानते हैं तो आपको 22 प्रतिज्ञा पता है कितनी है? आपको बुद्ध वंदना आती है? तो आपके माध्यम से अगर आप उन नेताओं को पूछोगे जो मंत्री बने हुए हैं, तो उनको बुद्ध वंदना तक नहीं आएंगे और 22 प्रतिज्ञा की 2 प्रतिज्ञाएं उनको बोलना नहीं आएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये जो प्रबुद्ध भारत का हमारा मिशन है, मैं यही चाहता हूँ कि ये लोगों के घर घर तक पहुँचे। और जब हमारा हमारा जो जनमत होगा, हमारे जो समाज हमारे साथ जुड़ेगा, तो वो अपने ही पार्टी को देगा, क्योंकि हमारी बुद्धिस्ट राजनीति पार्टी है। भीमसेना भले हमने नाम दिया, पर हम लोग बुद्धिस्ट राजनीति पार्टी के रूप में हम लोग काम करते हैं। हम लोगों को उसी आधार पर वोट मांगते हैं। हमने जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन लड़ा, वहाँ पर मुस्लिम लोगों ने हमारी टिकट लिए, पर मेरे मैनिफेस्टो में सबसे पहले वर्ड लाइन होगी तो प्रबुद्ध भारत की लाइन होती है। तो मेरा मिशन, मैं जब तक हूँ, मेरा मिशन है, मेरी जब तक साथ चलेंगी, मैं प्रबुद्ध भारत के लिए ही काम करते रहूँगा। और मेरे सेना में जो काम करने वाले सेना के कार्यकर्ता लोग हैं, उन्हें भी मैंने यही आदेश दिया कि भीमसेना के भले ही हम लोग कार्यकर्ता है, परंतु हमें प्रबुद्ध भारत का ही कार्यकर्ता बनना चाहिए। और वहाँ पर हमें उसको हमने प्राथमिकता देके पूरे देश में इसका प्रचार हमें करना है। तो सुनने में और देखने में भी आया है कि प्रबुद्ध भारत का सपना तो सभी दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेना, आर्मी, पुलिस, पता नहीं किन किन नामों में वो बटे पड़े हैं। क्या संदेश ऐसे भीम सैनिकों को देना चाहेंगे? नहीं, मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जब पार्टी बनती है, कोई व्यक्ति कोई पार्टी बनाता है, तो उसकी एक विचारधारा होती है। अगर मैंने ये पार्टी बनाया तो मेरी एक विचारधारा थी, एक सोच थी कि मुझे देश में प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना। इसके लिए मैंने इस पार्टी का निर्माण किया। मेरा कोई मकसद नहीं है, राजनीति में सिर्फ 5% करता हूँ, पर तथागत गौतम बुद्ध का संदेश लोगों के घर तक पहुँचना चाहिए, उसके लिए मैं 95% काम करता हूँ। मैंने आपको जानकारी देता हूँ, दिल्ली में मैंने लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मैंने लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। चंडीगढ़ के मैंने लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और नागपुर में मैंने लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो ये कारवा मेरा बौद्ध धर्म की दीक्षा देना, लोगों को बुद्धिस्ट बनाना और लोगों को बौद्ध धर्म में लाना, ये मेरा धर्म है। तो उस आधार पर मैं अपनी जो विचारधारा उसको मजबूत करने के लिए मैं अपना काम करता हूँ। अन्य पार्टी है, उनकी क्या विचारधारा है वो उन्हें पता है। किसकी विचारधारा ऐसे कि दूसरे की पार्टी को खत्म करने की विचारधारा होती है, किसी की कोई विचारधारा होती है। तो मैं उस विचारधारा के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किसकी विचारधारा क्या है। और मुझसे अच्छा तो मेरे समाज को पता है, जो उनको देख रहा है कि कोई व्यक्ति किसी का संगठन तोड़ने को लगा है, कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा
एक प्रधानमंत्री बनने की सोच कर रहा है। पर मेरा मानना यह है कि जब तक प्रबुद्ध भारत होता नहीं तब तक हम लोग इस देश में शासनकर्ता बन नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं श्रीधर साल्वे साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का भी अंतिम लक्ष्य यही था। इसीलिए उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। हालांकि वो चाहते तो संविधान के निर्माण के जब प्रक्रिया चल रही थी उस समय वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, इसी बात को लेकर भीमसेना काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे अंत में सर? अभी हमारा 1 अक्टूबर 2025 यानी 2 अक्टूबर को विजयदशमी है, जो उससे एक दिन पहले, हाँ उसके एक दिन पहले दीक्षा भूमि नागपुर में हम लोग 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दे रहे। तो भीमसेना के बैनर तले ये कार्यक्रम होगा और देश विदेश से वहाँ लोग आने वाले हैं और विदेशों से 22 राज्य से वहाँ के धर्मगुरु दीक्षा भूमि में आएंगे। बदंत हर्षबोधी जो हमारे भीमसेना के प्रवक्ता हैं उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। और मैं देश के लोगों से यही आह्वान करता हूँ कि जिस किसी व्यक्ति को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना है वो नागपुर में आए। मेरा नंबर इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। 5 लाख लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, उसमें आप लोग पूरे देशवासी आए और बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए और आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा मुफ्त में। सिर्फ आपको वहाँ अपने जो भी प्रदेश में रहते हैं वहाँ से आपको नागपुर तक आना है। आपकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था वो नागपुर के दीक्षा भूमि में वहाँ पर अरेंजमेंट किया जाएगा, सिर्फ आपको वहाँ से यहाँ आना है। चलिए, जो लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करने के इच्छुक हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक खबर है। आगामी महीने में 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर से जस्ट एक दिन पहले 1 अक्टूबर को आपको नागपुर आना है। 5 लाख लोग जो बहुजन समाज के हैं वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले हैं। उसमें, उस इतिहास में आपका भी एक नाम हो, उसके लिए आपको बस इतना ही करना है, जैसा कि श्रीधर साल्वे ने कहा कि आपको अपने घर से निकलकर नागपुर दीक्षा भूमि तक पहुंचना है और हमारे साथ यहाँ पर बौद्ध धर्म ग्रहण करना है और साथ ही साथ आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर घंटी पर आल का बटन भी दबा दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती समय दिया।